गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, तो आप निश्चिंत होकर क्लास में बने रहना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं प्रैक्टिस सेट में आज के, जो कि आपको आपके चाहे तो आप रेलवे ग्रुप डी हो चाहे आरपीएफ की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हूबहू देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर पहले ही दे रखा है कि राइबोसोम्स की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ये चार ऑप्शन ऐसे हैं जो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अदर स्टेट की भी, स्टेट लेवल की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साइंस का क्वेश्चन है और ये देखने को मिल जाता है। डेली 8 बजे मैं साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, डेली 20, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो आइए इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। डी डुबे, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक या पेलार्ड। बात समझो मेरी बात। तो आप लोग इन ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखो। भाई रॉबर्ट ब्राउन है हमारे पास, तो आपको पता होगा, और एक है हमारे पास रॉबर्ट हुक। ये बड़े नाम कॉमन है। क्यों कॉमन है? देखो, आपने देखा होगा कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज ये पूछा जाता है कि डेड सेल की खोज किसने करी थी। तो आप लोग ये ध्यान मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूछ लेता है जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? जीवित कोशिका की खोज ये बताना है आपको। पूछ लेता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूछ लेता है केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपसे पूछ लेगा कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की खोज किसने करी थी, ठीक है। आपसे पूछ लेगा लाइसोसोम की किसने खोज करी थी। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज किसने करी थी। इन सब के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनके आंसर क्या होंगे राइट आंसर। समझो, जी हाँ, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कभी कभी ये सन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज, तो ध्यान रखना, जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक। और ये क्या था हमारा? ये था हमारा बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। तो जीवाणु हमारी कैसी थी? ये जीवित कोशिका थी। जो हमारी जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, वो कौन सा निकला? वो जीवाणु निकला। बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, तो ये दिया था स्लाइडेन। किसने? लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइडेन एवं स्वान, ये बात लिख लेना। स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किसकी खोज करी थी? कोशिका सिद्धांत। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज। बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने भाई? डी डुबे ने या डी डुबो। तो ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? डी डुबो ने, ठीक है। नहीं, लेकिन बात करता है आपसे कि भाई राइबोसोम की खोज किसने करी थी। तो राइबोसोम की खोज की थी पेलार्डे ने। किसने भाई? पेलार्डे ने, जॉर्ज पेलार्डे। क्या नाम है इनका? जॉर्ज पेलार्डे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो था बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या हो सके तो नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि आप अगर रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो डेली क्लास लो आप। डेली, कोई दिन मिस करता हूं मैं, डेली 8 बजे 20 क्वेश्चन का इसी तरीके से, हर क्वेश्चन इसी पैटर्न में मिलेगा आपको देखने को। मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देना।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से सफेद फास्फोरस का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है। एक बात मेरी अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा करो। का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है, नहीं पूछा इसमें, नहीं तो नहीं किया जाता है। पहले अगर आपको यह पता है कि फास्फोरस का प्रयोग किन किन चीजों में किया जाता है तो आप नहीं वाला आसानी से चुन लोगे। तो फास्फोरस कौन से की बात कर रहे हैं भाई, सफेद फास्फोरस की। तो क्या है, फास्जीन गैस निर्माण में, चूहे मार दवा में, आतिशबाजी हेतु पटाखे बनाने में, या माचिस बनाने में। एक ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये माचिस बनाने में है होता है ना, माचिस बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं लाल फास्फोरस का। किसका भाई, लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस का हम प्रयोग करते हैं और इसका सूत्र होता है P2 होता है, और इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है P4 होता है। बात ध्यान रखेंगे। तो माचिस बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, और माचिस में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जो हमारी तिल्ली होती है ना, तिल्ली, जो तिल्ली होती है, इसमें क्या भरा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें भरा होता है लेड और पोटेशियम। क्या, लेड यानी कि Pb और पोटेशियम, इन दोनों का मिश्रण होता है तिल्ली में। अगर बात करें लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में, लकड़ी जो लकड़ी यूज करते हैं हम, वो लकड़ी किस चीज़ की होती है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो लकड़ी होती है वो किसकी होती है, चीड़ की लकड़ी। किसकी भाई, चीड़ की। ये बात ध्यान रखेंगे। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, माचिस बनाने में, और इसकी जो तिल्ली होती है माचिस की, वो पोटेशियम और लेड की बनी होती है, और लकड़ी चीड़ की होती है। लेकिन हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि भाई जो सफेद फास्फोरस है, तो ध्यान रखेंगे फास्जीन गैस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, सफेद फास्फोरस का। उस गैस का सूत्र होता है PH3। तो फास्जीन गैस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, सफेद फास्फोरस का करते हैं। और चूहे मार दवा में आपने नाम सुना होगा जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड भी हमारी क्या होती है, चूहे मार दवा। आपके घरों में देखा है चूहा हो जाता है तो आप चूहेदान लगाते हो, लेकिन आप कोशिश करते हो कि भाई चूहेदान में देखते रहते हैं कब आए कब फंसे, लेकिन आप क्या करते हो, फास्जीन गैस लाते हो और किसी फल में या किसी सब्जी में, किसी आटे में मिला के फास्जीन गैस क्या बोलते हैं, चूहे मार दवा जिंक फास्फाइड लगा देते हो, और चूहा तुरंत उसको खाता है और तुरंत बाहर जाके मर जाता है। तो खाता अंदर है, मरता बाहर जाके है। तो इसलिए क्या है, अब थोड़ी थोड़ी मतलब क्या है कि कहते हैं ना डिजिटली इंडिया होने लगा है, तो आप क्या करते हैं उसमें चूहे मार दवा में किसका, जिंक फास्फाइड का आप यूज करते हो। आतिशबाजी यानी कि आपको क्या, जब जब आपके घर पे शादी या कोई फंक्शन होता है, जब जब आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हो, तो सीधा ध्यान जाता है कि भाई पटाखे तो जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो पटाखों में हम किसका प्रयोग करते हैं, पटाखों यानी कि आतिशबाजी हेतु पटाखे बनाने में। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, बम बनाने में, बम जो होते हैं ना उसके क्या बोलते हैं, बम बन जिसमें बम फेंकने में, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सफेद फास्फोरस का ही प्रयोग करते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सफेद फास्फोरस का प्रयोग हम फास्जीन गैस निर्माण में, चूहे मार दवा में और आतिशबाजी में, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो ये क्वेश्चन आया है, ये भी आपको एग्जाम में 1 नंबर देकर जाएगा। ये क्वेश्चन है 100% 1 नंबर देकर जाएगा, इत्मीनान से समझना और इसको नोट जरूर कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, निम्नलिखित में से मिनी माता रोग किस कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, या मिनी माता रोग को कौन प्रभावित करता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, आपने देखा होगा इटाई रोग, भाई इटाई रोग। तो इटाई रोग किसके कारण होता है भाई, आप किसके कारण, आप कहोगे कैडमियम के कारण। किसके कारण भाई, कैडमियम के कारण। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा मिनी माता, मिनी माता, ध्यान से समझना। तो ये मिनी माता रोग जो होता है, ये होता है हमारा किसके कारण, ध्यान रखेंगे, आयोडीन के कारण घेंगा रोग होता है, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट रोग, ध्यान रखेंगे। तो मिनी माता रोग लास्ट ऑप्शन बचा पारा के कारण, तो लिखेंगे पारा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आयोडीन से घेंगा रोग होता है, लिख लेंगे घेंगा रोग, घेंगा, या आप बोलते हैं इसको गलगंड, गलगंड, या इसको बोलते हैं गायराइटर, गाइटर या गायराइटर बोलते हैं इसको, गायराइटर रोग। ये किसके कारण होता है, आयोडीन के कारण। किसके भाई, आयोडीन के कारण। आपसे पूछ लेता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम,
तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है नाइट्रेट के कारण। किसके भाई? नाइट्रेट के कारण। ठीक है। एक होता है ब्लैक फुट रोग। क्या होता है? ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग। तो ब्लैक फुट रोग जो होता है ये होता है आर्सेनिक के कारण। किसके भाई? आर्सेनिक के कारण। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इटाई रोग हमें पता चल गया कैडमियम के कारण, मिनीमाता हो गया पारे के कारण, और गलगंड या घेंगा रोग हो गया आयोडीन के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, और ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण। तो आपको बताना है बिल्सन रोग किससे होता है? बिल्सन रोग। ये लिखेंगे बिल्सन रोग, बताना है आपको कि बिल्सन रोग किसको प्रभावित करता है। बिल्सन रोग ये इंपोर्टेंट है। तो बिल्सन रोग ध्यान रखेंगे ये तावा से होता है। किसका भाई? तावा कौन से रोग को प्रभावित करता है? ध्यान रखेंगे तावा यानी कि कॉपर बिल्सन रोग को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखेंगे इटाई कैडमियम के कारण, मिनीमाता पारा घेंगा आयोडीन, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, और ब्लैक फुट ये वो रोग होता है जो पका नहीं हो जाता, पका जानवरों में, बकरियों में, भेड़ों में, इंडियन अब जानवरों में भी होता है। तो ये बीमारी जो होती है इसे ब्लैक फुट रोग बोलते हैं। तो ये इसको कौन प्रभावित करता है? इसको आर्सेनिक प्रभावित करता है। ठीक है। तो राइट मिनीमाता पूछा था, तो मिनीमाता के लिए क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है कि बिल्सन रोग निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? पारा को? नहीं, अभी बताया बिल्कुल मैंने। आंसर बताओ इसका, अभी बताया। पारा नहीं, कौन करता है इसको? मिनी माता। याद करो, मिनी माता। तावा अभी बताया मैंने, बिल्सन रोग कौन करता है? पारा। कैडमियम इटाई क्या करता है भाई? ये इटाई अभी बताया है। आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग क्या है भाई? इसका ब्लैक फुट रोग। तो आपको कौन सा चुनना था? आपको चुनना था कि भाई बिल्सन रोग किसको प्रभावित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी समझाया? तो देखो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं सेम टू सेम, और 2 क्वेश्चनों से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ये सारे के सारे में जो प्रीवियस एनटीपीसी हुआ या ग्रुप डी हुआ या आरपीएफ हुआ या रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन हुआ उसमें आए हुए सवाल होते हैं, उनको मैं लाने की कोशिश करता हूं। या कोई टॉपिक अच्छा होता है तो उससे मैं 2 क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है नहीं? निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव क्या हैं? निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव क्या हैं? कि भाई ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है नहीं? बात बताइए मुझे, तो उनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई ओजोन परत का रिक्तीकरण, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत रिक्तीकरण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। आप बोलोगे सही है सर जी। प्रजातियों का विलोपन ये भी प्रभावित करती हैं, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। पर्यावरण संरक्षण ये भी प्रभावित करती हैं। तो उपरोक्त सही डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दीजिए। ये स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? इसको ध्यान लगाएंगे, ये है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लगाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में आने वाला, लिख देंगे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी नहीं है? ये भी ध्यान रखना, नहीं है पूछी है। तो ग्रीन हाउस गैसें ध्यान रखेंगे, एक हमारी होती है मीथेन यानी कि CH4, एक होती है हमारी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है जलवाष्प, क्या होती है? एक होती है जलवाष्प, एक होती है हमारी O3, और एक होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। जलवाष्प का क्या होता है भाई? H2O। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 ऐसी, एक है हमारी CFC। क्या है हमारी? CFC, यानी कि इसका फुल फॉर्म होती है क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो आपसे यही पूछा था कि ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित में से कोई सी नहीं है। जलवाष्प है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ध्यान रखेंगे SO2 नहीं है। जो SO2 गैस है ये हमारी क्या है, नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसकी जगह क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपसे नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि इनमें और इनमें ही कंफ्यूजन अक्सर पूछा जाता है। एक हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन यानी कि O3, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी की सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो छठे का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा। इनको आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से सजा के जरूर लिख लेना, क्योंकि एक कॉपी आपको ऐसी बना लेनी चाहिए जो साइंस की हो और क्यूज की हो, कॉन्सेप्ट छुपे हो उसमें, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब जब उन पन्नों को पलटोगे तो एक क्वेश्चन याद करोगे तो 6 अपने आप याद हो जाएंगे। तो इनसे ये फायदा रहता है। प्रैक्टिस सेट तो आप खुद भी कर लोगे कॉपी से, लेकिन प्रैक्टिस सेट की क्लास लेना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन देखते हो तो 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन याद आएगा तो 6 ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, मैंने भी तो एक ही क्वेश्चन याद किया था, लेकिन 6 ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो ऐसे ही आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। आइए, हड्डियों के रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आपको। देखो ध्यान रखेंगे, जो हड्डियों का अध्ययन होता है ना, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है वो होता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी। लेकिन आप करते हो हड्डियों के रोग का अध्ययन। क्या करते हो भाई आप लोग, आप करते हो हड्डियों के रोग का अध्ययन। तो हड्डियों के रोग के भाई, हड्डियों में रोग कैसा आया है। जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है तो ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। किसी की हड्डियों में क्या है, छेद होने लगते हैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टोपोरोसिस। किसी की हड्डियां, कभी क्या होता है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत नहीं जम के आते हैं और खोपड़ी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं रिकेटस यानी कि सूखा रोग। आपने एक नाम सुना होगा बाउलेक्स, उसमें क्या होता है, बाउलेक्स में क्या होता है, बाउलेक्स जिसमें जांग की हड्डी मुड़ जाती है। तो बाउलेक्स जो होता है जांग की हड्डी मुड़ जाती है, यानी कि सारे शरीर का वजन जांग पे आ जाता है। आपने एक रोग सुना होगा नोकनी डिसीज, तो नोकनी डिसीज क्या होती है, इसमें घुटने मिल जाते हैं आपस में। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी डिसीज जो है, ये रोग, ये क्या होता है, ये हड्डियों से संबंधित हैं। और जब आपको ये डॉक्टर क्या करता है, जब इन सारे रोग हो जाए, इनमें से किसी भी एक रोग का उसको शक होता है, तो जब उसको टेस्ट कराना होता है तो वो कहाँ भेजता है, वो ऑर्थोलॉजिस्ट के पास भेजता है। कहता है आप ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाओ और आप हड्डियों का रोग का अध्ययन करा कर लाओ, पहले कम से कम पता तो चले आपको समस्या क्या है। या तो आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, या आपकी हड्डियों में छेद हो गया है, या आपके रीढ़ की हड्डी मुड़ गई है, या आपके घुटने की हड्डी मुड़ गई है, या जांघ की हड्डी पे सारे शरीर का वजन आ गया है। तो कोई ना कोई तो समस्या है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास भेजता है। लेकिन हड्डियों का अध्ययन कराना होता है कि भाई ये हड्डी किस जानवर की है, या ये हड्डी किस मनुष्य की है, या ये हड्डी किस पक्षी की है, या ये हड्डी किस कीड़े की हो सकती है। तो अगर इस प्रकार का जब भी अध्ययन कराना होता है तो वो ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास भेजता है। वो क्या करता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है वो अध्ययन कराना। तो बात समझ में आई। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि हड्डियों का अध्ययन क्या होता है और हड्डियों के रोग का अध्ययन क्या होता है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। लेकिन एक आपने देखा होगा फाइकोलॉजी, एक होता है माइकोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे, माइकोलॉजी में क्या करते हैं हम, कवक का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी में किसका करते हैं हम भाई, हम करते हैं शैवालों का अध्ययन। तो उम्मीद करता हूं ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपको समझ में आया होगा। तो हड्डियों का हमसे रोग पूछा है, क्या पूछा है, रोग, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रोग में अभी बताया मैंने, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। बात समझाइए। और जितने भी मैंने अभी रोग बोले हैं ना, ये सारे के सारे विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं हमारी बॉडी में। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, नाभिकीय मॉडल किसने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, नाभिकीय मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था आपको बताना है। तो नाभिकीय मॉडल आपको दिया था जे टॉमसन ने, नहीं, रदरफोर्ड ने या नील बोहर ने, नहीं, डाल्टन ने, नहीं। तो ध्यान रखेंगे, रदरफोर्ड साहब ने क्या काम किया था, रदरफोर्ड साहब ने आपको
नाभिकीय मॉडल दिया था, नाभिकीय मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है हो जाएगा। चलते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा स्किप कर दिया जाए, ठीक है, नहीं अगली बार के लिए भी छोड़ दिया जाए। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक विचलन कोण किस रंग का होता है, आपको बताना, नीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, बैंगनी रंग का। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मान लेना मेरी बात को, इस पे आप ना इस तरीके से लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। उसका कारण अभी समझ में आ जाएगा। क्या कारण समझ में आ जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, हमारा कोई प्रिज्म है और ये प्रिज्म है हमारा, और प्रिज्म ने क्या काम किया, ये मान लीजिए प्रकाश गया, ये हमारा क्या है भाई, ये थोड़ा सा प्रकाश गया, और प्रकाश जाने के बाद हुआ क्या, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, इस तरीके से बेंड हो गया, समझना मेरी बात को, ये इस प्रकार से बेंड हो गया, ये बेंड हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, हरकतें क्या हुई इसकी, हरकतें ये हुई साहब, ये इस तरीके से मुड़ गया, ये इस प्रकार से, यानी कि ये 7 रंगों में टूट गया, 7 रंगों में, 3 3 6 और 1 हो जाएगा ये 7। तो इनको हम बोलते क्या है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे ही हमारा क्या आया, ये आया श्वेत प्रकाश। भाई सूर्य से कौन सा प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश, यानी कि वाइट लाइट। क्या आ गई भाई हमारी, ये वाइट लाइट। तो ये हमारी क्या है, प्रकाश की एक किरण है। तो जैसे ही जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से जाती है, तो ये जो प्रकाश जब प्रिज्म से जाती है, तो ये होता है हमारा प्रकीर्णन, कि कौन सा रंग कितना फैलेगा। तो ये जो दिया था हमारा, सीवी रमन साहब ने दिया था, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन साहब ने की थी, और इन्होंने ही बताया था कि कौन सा रंग कितना फैलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो बताया था, ये किसने बताया था, ये बताया था सीवी रमन साहब ने। ये बात ध्यान रखेंगे, आइए समझने की। तो ये क्या होता है हमारा, BIB, गलत बोल गया हूं मैं थोड़ा सा, ये होता है BIBGOR, यानी कि बिग ब्योर का आपने नाम सुना होगा, समझते रहना। तो इसको हम कौन सा रंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाल रंग। क्या बोलते हैं इसको, लाल। और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा बैंगनी रंग। क्या है, बैंगनी रंग। अब मेरी बात को समझना, तो मेरी बात आप कैसे समझनी है, आपको ये समझने की कोशिश करना। ये जो लाल रंग है ना, लाल रंग, इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ध्यान रखना, इस लाल रंग की जो होती है ना, इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य वो सर्वाधिक होती है। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि भाई लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है। मैं आपसे पूछूं बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, आप कहोगे जब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है तो बैंगनी रंग की क्या हो जाएगी, साहब कहोगे कम होगी। होगी कि नहीं होगी, कम। दूसरा क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे कि भाई जो लाल रंग होता है ना, उसकी जो प्रकाश की चाल होती है ना, प्रकाश की चाल, लाल रंग में प्रकाश की चाल, तो ये भी कैसी होती है, ये भी अधिक होती है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पूछेगा कि बैंगनी रंग की चाल कैसी होती है आपकी, बैंगनी रंग में प्रकाश की चाल, आप कहोगे कम होती है। और लाल रंग में प्रकाश की चाल कैसी होती है, आप कहोगे अधिक होती है। दूसरा ध्यान रखना, आप लोग ये ध्यान रखोगे कि इसका जो अपवर्तनांक होता है ना, एन को हम क्या लिखते हैं भाई, अपवर्तनांक। मैं हिंदी में लिख देता हूं, अपवर्तनांक। तो इसका अपवर्तनांक भी कैसा होता है, कम होता है। लेकिन इसकी बात करें हम विचलन, भाई विचलन, तो विचलन इसका कैसा होता है, कम होता है। अगर बात करें इसके प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन भी क्या होता है, कम होता है। ये सारी की सारी मैंने किसकी बात करी है, ये लाल रंग की बात करी है। तो लाल रंग क्या होता है, कम विचलित होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है कम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है इसका, कम होता है। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो उसकी प्रकाश की चाल कैसी होगी, ज्यादा होगी। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो प्रकाश की चाल ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर आपको बैंगनी रंग का पूछेगा तो इन सब का उल्टा कर दीजिए, बैंगनी रंग का प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, डायग्राम बना के लिख लेना। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन काम की बात बताइए मैंने आपको, ठीक है नहीं। आइए, तो आपसे पूछा है कि सर्वाधिक विचलन किसका होगा। तो देखो सबसे कम विचलन जो होता है ना, सबसे कम विचलन वो किसका होता है, सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का।
तो बैगनी रंग क्या क्या हो जाएगा, विचलन क्या हो जाएगा, सर्वाधिक विचलन। कैसा हो जाएगा भाई, सर्वाधिक विचलन, सर्वाधिक विचलन। तो बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा विचलन हो जाएगा। किसका, बैगनी रंग का विचलन ज्यादा है, प्रकीर्णन ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है, बैगनी रंग के होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, नहीं आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा। तो मैंने आपको बताया, अभी फिर से याद कर लो, मैंने आपको बताया BIBGOR। तो आर के बारे में बताया मैंने, क्या बताया था भाई आर के बारे में, कि इसका भाई तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा होती है, इसकी जो प्रकाश की चाल होती है वो भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होता है ये भी कैसा होता है, कम होता है। प्रकीर्णन कैसा होता है भाई, इसका प्रकीर्णन भी कैसा होता है, कम होता है। और इसका जो विचलन होता है, विचलन वो भी कैसा होता है, कम होता है। तो ये सारी की सारी जो बातें बताई हैं ये मैंने लाल रंग की बात बताई है। अगर हम बैंगनी रंग की बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम होगी, प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी, अपवर्तनांक कैसा होगा भाई, अपवर्तनांक कैसा होगा, अपवर्तनांक होगा ज़्यादा होगा, विचलन कैसा होगा, विचलन भी बैंगनी रंग का ज़्यादा होगा, और प्रकीर्णन भी बैंगनी रंग का कैसा होगा, प्रकीर्णन भी बैंगनी रंग का ज़्यादा होगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये फिर से रिपीट करा दी है, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से। तो सर्वाधिक प्रकीर्णन पूछा है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। देखो सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन समझ में आ जाएगा आपको। तो डी ऑप्शन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए, थोड़ा दम तो लगाइए, जोर लगाइए, समझो क्वेश्चनों को क्या कहना चाहते हैं, और इस पर भी लगा देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरिकल क्वेश्चन है लेकिन इतना दमदार क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं, एग्जाम में पूछा गया है ये। तो देखो हम तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप भी लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करके चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना कि भैया जी की ये कमी हो रही है या इस तरीके से और कीजिए। जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। साइंस का प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ, केमिस्ट्री पे वीडियोस लाता रहता हूँ मैं, और फिजिक्स की थ्योरी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो बादल हवाओं के ऊपर तैरते हैं। भाई हवाएं हमारी नीचे चलती हैं और बादल हमारे क्या है, ऊपर तैरते हैं। आपने क्या देखा होगा, हमारी ये क्या है, ये हमारी मान लीजिए हवाएं हैं, ये क्या है हमारी, ये हमारी हवाएं हैं। क्या है भाई, ये हमारी हवाएं हैं, और ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, बादल हैं। क्या है भाई, ये हमारे बादल हैं। तो हम इनको नाम दे देंगे, इसको नाम दे दिया हवा और इसको नाम दे दिया बादल। आप समझ में आएगा। तो आपने क्या देखा, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है। जो सूखी वायु होती है उसका घनत्व ज्यादा होता है और नमी वायु का घनत्व क्या कम होता है, ऐसा है। आप बताओगे, आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु का घनत्व कम होता है, यानी कि सूखी वायु जो चलती है ना गर्मियों में, उनका घनत्व क्या कम होता है गीली वायु की अपेक्षा। ये आपको बताना है। क्या आर्द्र वायु एवं शुष्क वायु, ये शुष्क यहाँ पे, का घनत्व समान होता है। क्या नमी वाली वायु जो नमी है, नमी युक्त है, और एक नमीहीन है यानी कि सूखी है वायु, क्या उनका घनत्व समान होगा। ये तो मैं बिल्कुल गलत, इसे तो धड़ाके से गलत बोलूंगा, पूरे जोर शोर के साथ बोलूंगा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल इसकी घोर निंदा कर दो आप। बादल हल्के होते हैं, क्या बादल इसलिए तैरते हैं कि बादल हल्के होते हैं ऊपर तैरेंगे, बाकी चीजें सब भारी होती हैं। तो ये बात भी, इसका भी कोई मैं घोर तोड़ तरीके से इसका विरोध करूंगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन। जब दो ऑप्शन बचे तो ध्यान रखेंगे मेरी बात कि जो आर्द्र वायु होती है ना, आर्द्र वायु, जो आर्द्र वायु होती हैं उनका, आर्द्र वायु की अपेक्षा जो शुष्क वायु होती है ना, शुष्क वायु, उनका जो घनत्व होता है ना, उनका घनत्व अधिक होता है, और इनका घनत्व क्या होता है, इनका घनत्व कम होता है। बात समझते रहना मेरी बात को, मेरी बात समझने की पूरी कोशिश करना। जो हमारी आर्द्र वायु होती है ना, आर्द्र वायु, उनका घनत्व कम होता है, और जो शुष्क वायु होती है ना, शुष्क वायु, उनका घनत्व ज्यादा होता है। और जब शुष्क वायु वही हवाएं हैं तो इनका घनत्व कैसा होगा, इनका घनत्व होगा, इनका घनत्व कैसा होगा भाई, इनका घनत्व होगा, इनका घनत्व होगा कम, सॉरी इनका घनत्व होगा ज्यादा है। ये शुष्क वायु है तो इनका घनत्व ज्यादा होगा और इनका घनत्व कैसा होगा, कम होगा। तो कम घनत्व वाली चीज तो ऊपर तैरती है,
और जिसका घनत्व नीचे होता है वो नीचे होती है। आप तेल और पानी में देखो तो तेल का घनत्व ज़्यादा होता है पानी का, तो आप कहोगे साहब तेल का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है और पानी का कम होता है। आप ले लीजिए शहद और पानी ले लीजिए आप, तो शहद का घनत्व ज़्यादा होगा या पानी का, आप कहोगे शहद का घनत्व ज़्यादा होगा। शहद जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे होगा और पानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो ऊपर होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शुष्क वायु का घनत्व ज़्यादा होता है और नमी युक्त वायु का घनत्व कम होता है। इसीलिए बादल जो होते हैं ऊपर तैरते हैं, वायु के ऊपर यानी कि हवा के ऊपर बादल हमारे तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12वां क्वेश्चन है ये हमारा। देखो जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना साथियों तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको प्रैक्टिस सेट डेली कराता रहूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद चीजों को समझना सीखो, क्या कॉन्सेप्ट छिपा है इस क्वेश्चन के पीछे, उसको समझा करो, उसको एनालिसिस किया करो, उसको नोट किया करो, फिर उसको रिवाइज किया करो। इस तरीके से तैयारी की जाती है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? क्या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या अयांत्रिक तरंगे होती हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना आप लोग कि जो तरंगे होती हैं ना, तरंगे ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारे पास यांत्रिक तरंग, एक होती है यांत्रिक और एक होती है अयांत्रिक। क्या होती है? अयांत्रिक। तो यांत्रिक तरंगे को बोलते हैं हम मैकेनिकल वेव और इसको बोलते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव। इन अयांत्रिक तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल देते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल देते हैं, इनको हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल देते हैं। तो ये यांत्रिक तरंगे जो होती है ना ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। बात समझते रहे ना, ठीक है? नहीं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। अब होता क्या है इनमें? इनमें होता ये है कि इसमें जो कण होते हैं ना, कण वो लंबवत कंपन करते हैं, कण लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। और इसमें जो है कण वो समांतर कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिशा में आपकी तरंग जा रही है उस दिशा के लंबवत कंपन जो करते हैं कण, तो वो तरंग हमारी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। और जब कण क्या है समांतर कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं तो वो हमारी तरंग कैसी कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। आपने देखा होगा, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? एक है जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी होती हैं? ये हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे, आप रस्सी को हिला रहे हो तो रस्सी को हिलाने पर, रस्सी को हिलाने पर, रस्सी को हिलाने पर उत्पन्न तरंगे। तो जब आप रस्सी को इस प्रकार से झटकते हो तो उसमें रस्सी कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, यानी कि उसके कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। तो उस तरंग को हम क्या बोलते हैं? उस तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ध्वनि तरंगे, इसमें इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं ध्वनि तरंगे। कैसी भाई? ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो जो ध्वनि है ना, ध्वनि वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य में भी कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। पूछा जाता है कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो आप बोलोगे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग भी है और यांत्रिक तरंग भी है। आपने देखा होगा स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, यानी स्प्रिंग से उत्पन्न, जब आप स्प्रिंग को इस प्रकार से दबाते हो तो एक तरंग का रूप ले लेती है वो, यानी कि तरंग का निर्माण हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होते हैं? कण माध्यम के समांतर कंपन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो अनुप्रस्थ और समांतर कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। एक बात पूरी तरीके से आप लोग अच्छे से गांठ बांध लेना। गांठ क्या बांध लेना? ये जो हमारी अयांत्रिक तरंगे होती हैं, ये जो हमारी अयांत्रिक तरंगे होती हैं, इसको क्या है? चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है।
इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या निर्वात में ये चल सकती है? तो आप कहोगे सर ये निर्वात में नहीं चल सकती। जब इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या ये निर्वात में चल सकती है? आप कहोगे निर्वात में चल सकती है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं मैंने आपको। एक बार फिर से ध्यान रखना कि जो हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं दो प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें। इसमें कण लंबवत कंपन करते हैं, इसमें कण समांतर कंपन करते हैं। एक पहचान आपको हो गई। इसमें जो होता है जल की सतह में उत्पन्न तरंगें या फिर रस्सी को हिलाने पर तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। ठीक है नहीं, अनुप्रस्थ तरंगें हमारी वे तरंगें होती हैं जिनको क्या है कि हम ठोस द्रव यानी कि ठोस और द्रव में उत्पन्न करते हैं। इनको गैसों में उत्पन्न नहीं कर सकते। इसको हम किसी भी माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो ध्वनि तरंगें या स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कण जो होते हैं समांतर कंपन करते हैं। अब बात आती है यांत्रिक तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों की पहचान क्या है कि ये जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, रेडियो सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, दृश्य किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, तो सारी की सारी वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कह सकते हैं कि सारी की सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। बात समझ आ रही है? और इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये निर्वात में नहीं चल सकती। तो आपसे पूछा था कि स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। कैसी हैं भाई? अनुदैर्ध्य, यानी कि इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो 12वें का बी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत कोशिश की है मैंने आपको पूरा वेव जो समझाने की। अगर आप वेव वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो जाओ मेरी प्लेलिस्ट में सर्च करो जाके, तरंगदैर्ध्य बाय टीकेडी एजुकेशन, यह मेरा नाम डाल देना। यानी कि वेव एंड साउंड वाले चैप्टर में आप जाना और मेरे से पढ़ना। इससे भी बेहतरीन तरीके से मैंने टॉपिक समझाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो देखो ध्यान रखेंगे, जीवाणु जनित रोग ये नहीं है पूछा है आपसे। तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो कुष्ठ रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग ध्यान रखेंगे। एक हमारा होता है हैजा, एक होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और एक होता है हमारे पास क्या होता है? क्षय रोग, क्षय रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? टीबी बोलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा लेप्रोसी, लेप्रोसी। एक आपने नाम सुना होगा प्लेग, प्लेग। एक आपने नाम सुना होगा मलेरिया या निमोनिया, 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 निमोनिया हो जाती है। एक आपने नाम सुना होगा टाइफाइड, टाइफाइड, तो ये हो जाएगा टाइफाइड। तो ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे आप? ध्यान ये रखेंगे कि भाई हैजा, डिप्थीरिया और क्षय रोग यानी टीबी, लेप्रोसी यानी कि इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से हैं, ये बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं ये एग्जाम में भर भर के पूछी जाती हैं। हैजा रोग, डिप्थीरिया, क्षय रोग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हमारा क्या है मलेरिया, ये मलेरिया किससे होता है? ये होती है प्रोटोजोआ। किसके भाई? प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये ध्यान रखेंगे। आपने एक नाम सुना होगा मलेरिया, तो हो गया। इसका मलेरिया का जो वाहक है रोगजनक वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। लेकिन इसका जो वाहक पूछेंगे तो मादा एनाफिलीज इसका मच्छर है, मादा एनाफिलीज ध्यान रखेंगे। तो प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं आप लोग ध्यान रखोगे, एक तो मलेरिया हो गया, एक निंद्राकारी, निंद्राकारी, निंद्राकारी रोग हो गया, एक हो गया हाथी पाव, हाथी पाप ध्यान रखेंगे, हाथी पाप ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में ध्यान रखेंगे हाथी पाप के साथ ये होता है डायरिया, डायरिया। एक है पायरिया, पायरिया हो गया, और एक होता है काला जार, काला जार। तो मैं नाम बोल देता हूं, देखो ध्यान रखना। प्रोटोजोआ से हमारी मलेरिया होती है और मलेरिया का जो हमारा वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसका जो रोगजनक होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमारा क्या है? निंद्राकारी रोग,
और एक होता है हमारा हाथी पांव रोग, और एक होता है डायरिया, पायरिया, कालाजार। ठीक है नहीं, तो ये सारे के सारे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे जीवाणु से नहीं पूछा था तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोजोआ से होता है और ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो मैं इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, 14 पे माफी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। मेरी बात पूरी गांठ बांध लेना पूरी तरीके से। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, ये बात बहुत अच्छे से आप लोग गांठ बांध लेना। सबसे पहला ध्यान रखेंगे, एक आपने नाम सुना होगा ऑस्टोमलेशिया, ठीक है नहीं। दूसरा ध्यान रखेंगे ओस्टोपोरोसिस। तीसरा ध्यान रखेंगे बाउलेक्स। चौथा ध्यान रखेंगे नॉक नी डिसीज। तो और एक होता है पांचवा ध्यान रखेंगे, यहां पर लिख देता हूं पांचवा, सूखा रोग, या इसको बोलते हैं रिकेटस। समझो अब, तो इसमें क्या होता है, मेरी बात समझना। जब ऑस्टोमलेशिया आपको बीमारी हो जाती है ना, तो मैंने आपको बताया था अभी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारे पास, ऑस्टोलॉजी, और हड्डियों के रोग का अध्ययन कहलाता है आर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन और ऑर्थोलॉजी हड्डियों के रोग का अध्ययन। तो जब हड्डियों में इस प्रकार के रोग हो जाते हैं तो हम ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो वो क्या करता है, आपको ऑस्टोमलेशिया हुआ है, जब वो बोल देगा कि आपको ऑस्टोमलेशिया हुआ है तो हम पूछते हैं ये ऑस्टोमलेशिया हुआ क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो आपसे बोलेगा कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी वो आपकी क्या है, मुड़ गई है। जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी क्या हो गई है, मुड़ गई है। क्या हो गई है, मुड़ गई है। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑस्टोपोरोसिस में होता है कि हड्डियों में छेद हो जाता है। क्या होता है, हड्डियों में छेद, कि भाई आपकी हड्डियों में क्या होने लगे हैं, आपकी हड्डियों में छिद्र होने लगे हैं, छेद होने लगे हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बाउलेक्स में क्या होता है, बाउलेक्स में ये होता है कि आपकी जो जांग की हड्डी होती है ना, जांग की हड्डी, तो वो जांग की हड्डी क्या होती है, मुड़ जाती है। जांग की हड्डी क्या होती है, मुड़ जाती है। भाई जांग की हड्डी कब मुड़ेगी, ये फीमर होती है ना, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी। जब आपके पूरे शरीर का भार जब जांग की हड्डी पर आ जाएगा तो आपकी जो फीमर है वो हड्डी मुड़ जाती है। नॉक नी डिसीज में क्या होते हैं, घुटने मिल जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जब सूखा रोग होता है तो इसमें क्या होता है, हड्डियां क्या होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। या कहते हैं दांत कमजोर हो जाते हैं। भाई दांत क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। या दांतों का न आना, भाई दांतों का न आना। तो ये भी क्या होता है, या खोपड़ी की हड्डी कमजोर होना। तो खोपड़ी की हड्डी कमजोर होना, या हड्डियों का कमजोर होना, दांतों का कमजोर होना, या दांतों का न आना, ये सूखा रोग यानी कि रिकेटस रोग के कारण है। और ये सारे के सारे विटामिन डी की कमी के कारण हमारी बॉडी में होते हैं। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित से किस रोग के कारण रीढ़ की हड्डी क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ऑस्टोमलेशिया क्या है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑस्टोमलेशिया। ये 4 से 5 क्वेश्चन है, ये 5, लेकिन 5 के 5 में मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए हैं, रियलिटी में बता रहा हूं। तो इनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि भरपूर तरीके से तुम्हारे साथ मेहनत की जा रही है। 1% कोई भी ऐसा कमी नहीं की जा रही है जिससे कि आप साइंस आपकी बेहतर ना हो सके। तो हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक है जो क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ये पैरा हाइड्रोजन। तो ध्यान रखेंगे ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन का एक प्रकार है। नवजात हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन जब बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं भाई, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, आप कहोगे साहब 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। मेरी बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसी को हम बोलते हैं हल्की हाइड्रोजन, हल्की हाइड्रोजन।
हल्की हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है नहीं। अब बात करें इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको हम बोलते हैं भारी हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, भारी हाइड्रोजन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं भारी जल। अगर भारी जल का सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अगर इसकी खोज पूछे आपसे, तो खोज ध्यान रखेंगे किसने की थी, यूरे ने की थी। अगर इसका काम पूछे, काम क्या है इसका काम है मंदक के रूप में। भाई किसके, मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। तो भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे ने की थी। इसका काम क्या है, मंदक के रूप में, और इसी को हम भारी हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन बात करें इसको हम बोलते हैं ट्राइटिनियम। क्या बोलते हैं भाई, ट्राइटिनियम। तो यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव क्या है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक किसे बोलते हैं हम इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो एक शब्द आता है समस्थानिक, तो समस्थानिक उसमें बोलते हैं, एक होता है समभारिक, एक होता है समस्थानिक। तो समस्थानिक इसे बोलते हैं जिसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु भार जिसके समान होते हैं उसको समभारिक बोलते हैं। तो इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी कि इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं, इसी को हम प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है, समान है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, समभारिक बोल रहे हैं इनको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइटिनियम। यानी कि ट्राइटिनियम को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी कि 15 में का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है अब। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है, क्या आर्द्रता, तापमान, कठोरता या आवृत्ति। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि आवृत्ति क्या है, इसको प्रभावित नहीं करती है। मेरी बात समझ लेना, अगर आपके पास आपको ध्वनि की चाल, मान लीजिए ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल कैसी है, अगर ध्वनि की चाल आपकी ज्यादा है, तो समझ लेना, क्या समझ लेना, आर्द्रता आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि आर्द्रता आपकी ज्यादा है तो ध्वनि की चाल आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि आपकी कठोरता माध्यम की ज्यादा है तो तब भी क्या होगी, ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। अगर आप ये मान लें, क्या मान लें कि माध्यम का तापमान आप बढ़ा देते हैं, तो तापमान जैसे ही बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। तो आर्द्रता बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, कठोरता बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए तापमान बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन तीनों का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये चाल जो होती है आर्द्रता, कठोरता और तापमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन ध्वनि की चाल नो चेंज कब रहेगी, नो चेंज का मतलब यह है कि कभी नहीं बदलेगी, और कभी नहीं बदलेगी तो एक बात ध्यान रखना, एक है हमारा आवृत्ति। क्या है भाई, आवृत्ति बढ़ा लो या घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दाब माध्यम का बढ़ा लो, दाब आप बढ़ा लो या घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, कब, जब उसकी आवृत्ति कैसी होगी, ज्यादा हो या कम हो, दाब ज्यादा हो कम हो। तो दाब का और आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पे, पड़ता है तो किसका पड़ता है, आर्द्रता का। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो ध्वनि है ये कैसी तरंग है, आप कहोगे सर जी ये यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग के लिए साथ साथ कैसी है, ये हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंगे माध्यम में निर्वात में चल सकती हैं, आप कहोगे निर्वात में ये नहीं चल सकती। क्यों, क्योंकि इसको क्या है, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता क्या होती है भाई, माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को क्या है, निर्वात में नहीं चल सकती है, उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। और हमारी ध्वनि यांत्रिक के साथ साथ अनुदैर्घ्य यानी कि मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसलिए 16 का डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग बेहतरीन तरीके से। आइए
मैं साइड में इसीलिए हटता हूं ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग नोट कर लो। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, उसे सामने आती हुई रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देगी। उच्च तारत्व या उच्च आवृत्ति, निम्न तारत्व या निम्न आवृत्ति, या ए और बी। मेरी बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये आपने नाम सुना होगा डॉपलर प्रभाव, आपने डॉपलर प्रभाव नाम सुना होगा। तो डॉपलर प्रभाव हमसे क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव हमसे ये कहता है कि भाई ये मान लो गाड़ी है, ये गाड़ी है और इसके ऊपर क्या है, हॉर्न लगे हुए हैं। एक हॉर्न इस तरीके से पीछे की तरफ लगा हुआ है, ये है नहीं है, और एक हॉर्न हमारा क्या है, हमारा आगे की तरफ लगा हुआ है, ये इस प्रकार से, ये इधर को दे रहा है, नहीं है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है हमारे पास, और एक व्यक्ति हमारे पास ये खड़ा है, इसके इधर को ये हमारे पास ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब हुआ क्या है, जब ये बाइक जो है ना, ये वाली जो कार है, ये कार समझते रहे ना, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, ये ट्रेन है, तो जब ट्रेन पास आती है, ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, तो जब इसके पास आएगी ट्रेन जो है ना, रेलगाड़ी, ये क्या है भाई हमारी, मान लो रेल गाड़ी है, समझते रहे ना। तो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति के पास आती है, तो जब पास आती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, और जब आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व भी क्या बढ़ता है, तारत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति के पास आती है, या कोई सवारी या कोई साउंड, मान लीजिए यहाँ से क्या है, ये स्रोत ही तो है भाई, ये स्रोत है, और ये कौन है भाई हमारा, ये श्रोता है, ये श्रोता है। तो जब कोई स्रोत श्रोता के पास आता है, यानी कि कोई आवाज देती हुई गाड़ी किसी व्यक्ति के पास आती है, तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है, और आवृत्ति बढ़ती है, उसका तारत्व भी बढ़ता है। लेकिन जब क्या होता है, ये गाड़ी मान लो इधर की तरफ जाती है, तो इससे क्या है, ये व्यक्ति तो एक तरह से इधर जा रहा है ना एक प्रकार से, और ये बाइक क्या है, इधर जा रही है, लेकिन इसकी जो साउंड है, इसकी जो साउंड है वो इधर जा रही है, मतलब गाड़ी इस व्यक्ति से दूर जा रही है। जब गाड़ी दूर जा रही है और साउंड इधर की तरफ जा रही है, तो होगा क्या, उसकी आवृत्ति भी घटेगी और तारत्व भी क्या हो जाएगा, तारत्व भी कैसा होगा, तारत्व भी क्या होगा, तारत्व भी कम होगा। आपने देखा होगा ध्वनि का आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि का आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं कि यदि आवृत्ति ज्यादा है तो ध्वनि दूर तक जाती है, लेकिन आवृत्ति कम है तो ध्वनि पास तक जाती है। यानी किसी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा है तो वो दूर तक जाती है, और किसी ध्वनि की आवृत्ति कम है तो वो पास तक जाती है। लेकिन आप ध्वनि को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, आवृत्ति को घटा या बढ़ाकर आप ध्वनि को ज्यादा या कम नहीं कर सकते। यानी कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो ध्वनि पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आई? तो लिखेंगे उच्च आवृत्ति, भाई उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, तो आप क्या कहोगे भाई, उच्च तारत्व, उच्च तारत्व, एक नंबर ध्यान रखेंगे। दूसरा निम्न आवृत्ति, निम्न आवृत्ति, तो आप बोलोगे निम्न तारत्व, निम्न तारत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब उच्च क्या हो जाएगा, रेलवे स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति, उसके सामने कोई व्यक्ति आ रही है तो आवृत्ति कैसे होगी, ज्यादा है, और जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व भी ज्यादा होगा। मैंने बताया उच्च आवृत्ति तो उच्च तारत्व, तो आप क्या बोलोगे, क्या उच्च तारत्व या उच्च आवृत्ति या निम्न, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या ये इनमें से एक दोनों लगाए, जब ये ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, तो हम डी ऑप्शन लगाएंगे ना, सही ऑप्शन तो हमारा डी हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 17 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा, ये डॉपलर प्रभाव था। क्या था ये डॉपलर इफेक्ट था, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। हीलियम गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, मौसमी गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग किया जाता है, वायुयान के टायरों में हीलियम क्या किया जाता है, कृत्रिम श्वसन में आप हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हो। ऑक्सीजन के क्या होता है, एक अणु होता है, और हीलियम का 4 अणु होता है। लेकिन आप रॉकेट ईंधन में किसका प्रयोग करते हो, तो रॉकेट ईंधन में आप करते हो हाइड्रोजन गैस का। किसका भाई, हाइड्रोजन गैस का। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, रॉकेट ईंधन में हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और रहे हैं, इनको भी कर लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता को किस विधि से दूर किया जाता है? बहुत शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो जल में 2 प्रकार की कठोरताएं आती हैं। जल में कठोरता, जल में कठोरता,
कठोरता कितनी होती है, 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखेंगे। एक होती है अस्थाई, अस्थाई, एक होती है हमारी स्थाई। तो आप स्थाई को कैसे दूर करोगे, स्थाई को कर दो आप उबाल कर, क्या करके भाई, जल उबाल कर, उबाल कर आप स्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं। लेकिन अस्थाई कठोरता को आप, अस्थाई कठोरता को, जल को आप गर्म कर दो, अस्थाई कठोरता आपकी चली जाएगी। कठोरता जो आती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेटों की वजह से जल में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट हुए, सल्फेट हुए, तो इनके सल्फेट या कार्बोनेटों की वजह से जल में क्या है, कठोरता उत्पन्न हो जाती है। तो स्थाई जो अस्थाई कठोरता है उसको उबालकर हम गर्म कर भगा सकते हैं और आप पानी को यूज कर सकते हो। लेकिन अस्थाई जो कठोरता, स्थाई कठोरता है, उसको दूर करने की जो विधियां हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। एक विधि है परम्यूटेड विधि, क्या है भाई, परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी है आपकी क्लार्क विधि, क्लार्क विधि। एक है हमारी जियोलाइट, भाई जियो का सिम आपने खूब सुना होगा, तो ध्यान रखेंगे जियोलाइट। और एक चौथी होती है हमारी आसवन, क्या है भाई, आसवन विधि, आसवन विधि, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आपको ध्यान तो ये रखना ही है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि परम्यूटेड विधि में आप क्या करते हो। तो परम्यूटेड विधि में आप क्या करोगे, जल के साथ, जल में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकेट मिलाते हो। और जो क्लार्क विधि होती है इसमें आप मिलाते हो बुझा चूना, क्या मिलाते हो भाई, बुझा चूना। और जो जियोलाइट है ना इसमें आप मिलाते हो धावन सोडा, क्या मिलाते हो, धावन सोडा, यानी कि Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट आप जियोलाइट में मिलाते हो। जल में आप धावन सोडा मिला दो तो इस विधि को हम जियोलाइट बोलते हैं और स्थायी कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, परम्यूटेड में एल्युमिनियम सिलिकेट, क्लार्क में भुजा चूना और जियोलाइट में धावन सोडा, इन सब चीजों को जल में मिला देते हैं तो क्या होता है, स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो किस विधि से स्थायी कठोरता आप दूर करोगे, तो जल को उबालकर नहीं जी, जल को छानकर नहीं जी, या परम्यूटेड विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे परम्यूटेड विधि द्वारा आप कर सकते हो, एल्युमिनियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब एक वस्तु को दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करना, ये जो है ना अवतल दर्पण, इसकी जगह आप कुछ और लिख लो, इसकी जगह आप क्या कर लो, इसकी जगह आप कुछ और लिख लो, इसकी जगह लिख लो आप उत्तल दर्पण। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उत्तल दर्पण। तो आप समझेंगे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। और जब इस वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो u का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि b का मान आपको ज्ञात करना है। एक बात थोड़ी सी अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो फोकस दूरी होती है हमारी प्लस में होती है उत्तल दर्पण की, और वस्तु का मान कितना होता है, माइनस का होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे वस्तु की दूरी हमेशा क्या है, आप माइनस में रखोगे, u का मान हमेशा माइनस में। तो उत्तल और फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए प्लस की और अवतल दर्पण के लिए माइनस की। और प्रतिबिंब ये b का मान अभी निकल जाएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये आपके सामने होगा। तो आप जानते हो 1/f बराबर होता है 1/b प्लस के 1/u पूछा है आपसे। तो 1/f कितना है, 1/f कितना है 20 है, 1/b आपसे पूछा है, और 1/u का मान कितना है माइनस के 20। तो ये माइनस का हम इधर लाएंगे तो 1/20 और ये आके प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर क्या होता है 1/b, ये हो जाएगा 2/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/b। 2 से 2 काट दोगे तो एक बार क्या हो जाएगा 10। तो आप ये कह सकते हो कि b बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया कि इधर वाली वैल्यूज प्लस की होती हैं, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा इस साइड बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इस साइड बनता है, इसलिए अवतल दर्पण की तीनों वैल्यूज माइनस की होती हैं और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब प्लस का होता है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं बी का मान क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा।
तो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। डेली के मैं आपको 20 क्वेश्चन लाता हूं। किसी वजह से अगर क्लास प्रैक्टिस सेट की नहीं आ पाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई वीडियो सुबह 8 बजे उसके बदले में जरूर अपलोड कर देता हूं। या तो केमिस्ट्री से करता हूं मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जहां से क्वेश्चन सीधे बनने के चांस रहते हैं, वरना थ्योरी की वीडियो तो आती है आपकी फिजिक्स की। ठीक है नहीं? तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है? जय हिंद साथियों।